the lives of our their poor physical appearance. The US said. हेलो, हाँ, मैं दानियल बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ, बोलिए, मैं दानियल बोल रहा हूँ। कौन, सोहेल? हाँ, खैरियत? तुमने इतने रात गए फोन किया क्या? हाँ, सोहेल जरा जोर से बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही साहब। हाँ, क्या मर्डर हो गया फैजान का? अपने फैजान का? देखो सोहेल, मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ? नहीं, मुझे मालूम है तो इस वक्त बहुत घबराए हुए हो, मगर बेटा जरा ठहर ठहर के मुझे डिटेल तो बताओ। हाँ, ये 100% उन चौधरियों का काम है, उन्हीं का काम है। पहले भी उन्होंने इस बेचारे का ट्रांसफर करवाया था। कि आखिर बाबा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हाँ हाँ, अच्छा सुनो मेरी बात, गौर से सुनो बेटा, ध्यान से। तुम्हारे पास मोबाइल है ना? तो तुम मोबाइल को अपने पास रखना, उसको ऑन रखना। मैं अभी तुम्हें आधे घंटे में फोन करता हूँ, बल्कि मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। हाँ, उस बेचारे रहमान का क्या हुआ? वो तो जीती जी मर गया होगा। बुढ़ापे में जवान औलाद का गम खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए। रुज़गार तो रहम करते। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हें कुछ पता है कि वो तदफीन कब होगी? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम मालूम करो, मैं तुम्हें अभी आधे घंटे में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ओके। मार दिया उन जालिमों ने उसे, कत्ल कर दिया। कब, कैसे? पता नहीं चल सका है। वो सोहेल का फोन था, वो खुद इस वक्त बहुत घबराया हुआ था। सिर्फ इतना कह सका है कि वो शाम को ना चौधरी असाब से मिलने गया था, बस। डैडी, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, बस सिर्फ एक दफा देखना चाहता हूँ। पता है वो उसके भाई को सऊदीया में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शायद तदफीन जो है ना वो ताखीर से करेंगे। तुम सही कह रहे हो, हमें वहां पहुंचना चाहिए। मैं इकबाल को फोन करता हूँ कि किसी तरह से भी हो ना हमारा वहां पहुंचने का बंदोबस्त करें। इस दुख की घड़ी में ना हमारा रहमान के पास पहुंचना, उसके साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा। तुम बेटा पाकिस्तान का नंबर अगर याद हो ना तो मिला दो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्लीज अभी मेरी बात कराओ उससे। परसों मेरी उससे बात हुई है, कह रहा था कि मैं दुबई आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। इट्स अ टोटल लॉस। कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान। चौधरियों को यह कत्ल बहुत महंगा पड़ेगा। वो पाकिस्तान पुलिस का एक ब्रिलियंट ऑफिसर था, कोई मजबूर बेकस मजारा नहीं था उनका, जैसे वो मक्खियों की तरह से मार दिया करते हैं। मैं अभी इकबाल से बात करता हूँ कि वहां किसी तरह से भी हमारा पहुंचने का बंदोबस्त करें। हमारा टिकट का रहने का फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से हमें वहां पहुंचना चाहिए। हेलो हेलो जी, बात करें, मिल गया बात। हेलो जी, प्लीज। हाँ देखिए, आप मेरी रहमान से बात करवाइए जी। जी मैं जी उनका दोस्त बोल रहा हूँ, दानियाल, दुबई से जी। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो तू दुबई से आया है? कब? अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं कल रात 9 बजे की फ्लाइट से आया हूँ। तो 12 दफा तफ्तीश के वक्त एक सवाल को 30 दफा करना पड़ता है।
अच्छा तो वकूआ के वक्त तू हवा में, मेरा मतलब है कि हवाई जहाज में था। चल दिखा तेरा टिकट। आप फैजान साहब के कत्ल की तफ्तीश करने हैं या मेरी? भला मेरे टिकट का इस मामले से क्या ताल्लुक है? यही तो मैं देखना चाहता हूँ। फैजान साहब हमारे अफसर थे, और इतने बड़े अफसर की कत्ल की वजह भी बड़ी होनी चाहिए। छोटा मोटा आदमी तो उन पर हाथ उठाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। यकीनन ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिनसे उनकी खास दुश्मनी थी। चौधरियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? चौधरी साहिबान की उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? एक वजह तो फैजान साहब की हमारे खानदान से दोस्ती है, और फिर चौधरी साहिबान को तो ये अच्छी तरह मालूम था कि वो अकमल पर किए जाने वाले हमले की तफ्तीश में उन्हें भी शामिल कर रहे हैं। तुम्हें किसने बताया ये सब? यहाँ के पल पल की खबर हमें वहाँ दुबई में मिलती रहती है। दानियाल और जीशान साहब की अक्सर फैजान साहब से बात होती रहती थी। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। उन्हीं लोगों के कहने पर तुमने फैजान साहब का कत्ल किया। क्या? फैजान साहब का कत्ल? और मैंने? ये आप क्या कह रहे हैं? ये तुम ज्यादती कर रहे हो सरदार शाह। आप बीच में न बोले चौधरी साहब। आप की इज्जत की वजह से तो मैं खामोश था। ये लंबा चक्कर है। अगर ये बात उछली ना तो सबसे ज्यादा आप ही की बदनामी होगी। वो कैसे? चौधरी साहब, मेरी तफ्तीश के मुताबिक आपकी साहबजादी का यहाँ बहुत आना जाना था। तो क्या हुआ? वो अकमल की मंगेतर है। अनकरीब दोनों की शादी होने वाली है। आम हालात में अगर ये बात होती तो शायद बहुत ज्यादा मायूब होती। अकमल की हालत के पेश नजर वो कभी कभी यहाँ आ जाती है। चौधरी साहब, बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन आपकी बेटी की मुलाकात फैजान साहब से भी शुरू हो गई। अकमल अपाश था, ये सब कुछ देखता रहता था और फुड़ता रहता था। इसने अपने भाई से ये बात कही और इसके भाई ने फैजान साहब का कत्ल कर दिया। खुदा का खौफ करो थानेदार साहब। कितने पैसे दिए हैं आपको चौधरियों ने कहानी बनाने के? इसका हिसाब तो थाने में जाके करेंगे। अच्छे माहौल में। आपका दिमाग ठीक है? सुहेल भाई ने आपको बताया कि वो फैजान साहब के हादसा पेश होने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। और रही बात फातिमा और फैजान साहब की, तो आप जितना मर्जी धंधु छान लें, खुदा जानता है कि उनमें सगे बहन भाई जैसा प्यार है। तुम पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होते क्या? चौधरी साहब, हमें तनख्वाह दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की मिलती है। मुझे पता है एक बाप के लिए ये बात बहुत तकलीफ दे है, लेकिन बहरहाल हकीकत हकीकत है। मैं फैजान साहब के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। कल सुबह तुम इसे थाने में लेकर हाजिर हो जाना। मेरा ख्याल है कि अफसरों ने बाला भी तफ्तीश के लिए आएंगे। जनाजे में तो मुझे भी शरीक होना है। हम लोग भी जाएंगे। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, लेकिन तुम अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर दो। मगर क्यों? इस क्यों के जवाब में मैं तुम्हें हवालात में जो बंद कर सकता हूँ। पासपोर्ट जमा कराए बगैर कहीं नहीं जा सकते हो, समझे? कुल मन अलैहा फाहिम, जो आया है उसको जाना है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो किसको कितनी सांसें देता है और क्यों। रहमान, यकीन मानो मेरी आंखों के सामने तो अभी तक उसकी वही तस्वीर गर्मी में पसीने में शराबोर, तो मेरे पास आता था, मैं उससे कहता था, मैं उससे कहता था, फैजल रो नहीं दानियाल, रो नहीं। आंसू उससे अच्छे नहीं लगते थे, उसकी रूह को तकलीफ होगी। मेरी तरफ देखो, मैंने कोई आंसू बाहर नहीं गिरने दिया। वो कहा करता था, इंसान को हर हाल में अपनी गर्दन बुलंद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वो कहा करता था, इंसान को हर तकलीफ,
ہنس کر سہنا چاہیے، رو نہیں۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے انکل، اس کی عمر تو نہیں تھی اتنی جلدی مرنے کی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ بہت سال پہلے میں نے اپنے ایک جمع مرگ دوست کی موت پر یہی بات 2-3 بار کہی تھی کہ اس کی عمر نہیں تھی جانے کی، وقت سے پہلے چلا گیا۔ تو ایک دیہاتی جو پاس کھڑا تھا اور بظاہر ان پڑھ لگ رہا تھا، اس نے جانتے ہو مجھ سے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ صاحب جی، آپ کو کیا معلوم کہ اس نے کس وقت جانا تھا؟ اور اگر آپ کو معلوم تھا کہ اس نے کس وقت جانا تھا تو پھر یہ آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بیٹا یہی جانے کا وقت تھا اس کا، اتنی لکھی تھی اس کی۔ بات تو صحیح ہے، لیکن رحمان یہ بعد میں رہ جانے والے شاید یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس خبر کے لیے، اس جدائی کے لیے ابھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پیارا ہم سے اتنی جلدی بچھڑ جائے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، سو اس کا مطلب یہی ہے۔ کیسی گہری بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ وہ بہت گہری چال چل رہے ہیں جی۔ اور اکمل نے مجھے بتایا کہ فیضان صاحب اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف چودھریوں کی سپورٹ کی وجہ سے وہاں پر ٹکا ہوا تھا۔ فیضان صاحب کی ٹرانسفر بھی اسی چکر میں ہوئی تھی، وہ جو سب کچھ چودھریوں کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بھائی مبارک کا کیا ری ایکشن ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تو چودھریوں کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، پھر چودھریوں نے ان کی بیٹی کو کیسے انوالو کر دیا؟ ہے نہیں تھے دانیال صاحب، لیکن اب وہ بہت بدل چکے ہیں۔ شروع میں تو وہ یہ رشتہ توڑنے پر بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی طبیعت میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب تو چودھریوں کی طرف آنا جانا بھی انہوں نے کم کر دیا ہے، اور کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کے بارے میں بھی ان کی رائے اب بہت بدل چکی ہے۔ مجھے فاطمہ نے بتایا کہ اب وہ اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو اس سے ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے دانیال صاحب کہ وہ اپنی انا کی وجہ سے مجبور ہیں، ورنہ وہ اندر سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بس کسی ایسے بہانے کی تلاش میں ہیں جو… بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں تو خود ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہلو جی، وعلیکم السلام، میں دانیال بول رہا ہوں جی۔ ذیشان جی، ذیشان اس وقت ہے نہیں، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے جی۔ نہیں، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ ایکسکیوز می، آپ کون سا بول رہے ہیں؟ ایس پی زبیر جی۔ اچھا، آپ فیضان کے بیچ میٹ ہیں؟ نہیں تو ایسی بات ہے تو آپ کہیں تو ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس۔ نہیں، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، ویری کائنڈ آف یو۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں۔ ہاں، اس وقت تک ذیشان بھی آ جائے گا، ہم یہاں کمرے میں موجود ہیں جی۔ اوکے، خدا حافظ۔ ایس پی زبیر، کمال ہے، بڑا سعادت مند بچہ ہے۔ فیضان آپ کا اکثر ذکر کیا کرتا تھا۔ بڑا ہی آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی تھا وہ۔ بے شک، ہی واز اے ویری برائٹ پرسن۔
एकेडमी में हमने 1 साल इकट्ठे ही ट्रेनिंग हासिल की है। वो ऊपर से जितना सादा और हंसमुख था, अंदर से उतना ही बहादुर और डिटरमिनेंट था। अक्सर कहा करता था कि उसे एक हंच सा है कि वो ज्यादा वक्त के लिए जिंदा नहीं रह सकेगा, एंड ही विल डाई इन हिज यूनिफॉर्म। और यू सी ऐसा ही हुआ। कितने अफसोस की बात है, उसने फर्ज की खातिर अपनी जान दे दी, मगर यहाँ लोग उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन में लगे हुए हैं। उस पर तरह तरह के झूठे मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ केस की शक्ल बिगाड़ने के लिए। यस, मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है, मैं खुद जाऊंगा तफ्तीश के लिए। उस पुलिस ऑफिसर का क्या नाम था, उस थाने का इंचार्ज था वो, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। सरदार शाह, उसकी रेपुटेशन इनफैक्ट अच्छी नहीं है। आई नो हिम। वो चौधरीयों का खास आदमी है, उन्हीं के कहने पर वो सब कुछ कर रहे हैं। जीशान बेटा, तुम जाके नमाज पढ़ लो, वक्त निकला जा रहा है, मैं जुबैर साहब से बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए आप जुबैर। अच्छा ये बताइए कि इस सिलसिले में क्या प्रोग्रेस हो रही है? हाँ जी, हम बिल्कुल सही खतूत पे काम कर रहे हैं। करीमदाद से बदनाम करना चाहते हो मुझे, वजिया को, जीशान को, अंकल दानियाल को? What the hell are you up to? सुहेला, इसके अलावा भी हिट लिस्ट में और भी बहुत से नाम शामिल हैं। मेरे में एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि आई डोंट नो, मैं अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। अव्वल तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम जैसा पढ़ा लिखा, समझदार, बज़ाहिर माकूल नजर आने वाला शख्स इतना अनरीजनेबल कैसे हो सकता है कि किसी इंसान से उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस छीन ले, उसे इंसान नहीं पपेट समझे। लेकिन अगर ये सब कुछ मान भी लिया जाए तो इन बाकी लोगों का क्या कसूर है? तुमने दुश्मनी ही करनी है तो मुझसे करो। तो वही तो कर रहा हूं मैं भाई। वो तुमने सुना नहीं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है? तुम्हें मुझसे दूर करने की जो भी कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पागल हो तुम, दीवाने हो। एग्जैक्टली, यू आर राइट। मुझे समझ नहीं आती ये दुनिया, this world is entering 21st century, और तुम? ये बाय द वे 21वीं सदी में दाखिल हो जाने से कानून कुदरत नहीं बदला जा सकता। कानून कुदरत? ये कानून कुदरत बीच में कहां से आ गई? उसी तरह जैसे ज़ीशान बीच में आ गया, तुम्हारे और मेरे। बेवकूफों वाली बातें मत करो तैमूर। मेरा तुमसे कोई वादा, कोई कमिटमेंट कुछ नहीं था। हमने तो कभी इस टॉपिक पर बात तक नहीं की। सवेरे उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एकदम ये रियलाइज हुआ कि I'm really very much in love with you. मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरी हो और कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। तैमूर, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। ये मेरी जिंदगी है, इसे किस तरह गुजारना है ये फैसला करना सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे तुम बाजार से खरीद लाओगे। तो फिर ठीक है, ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। उस बेचारी लड़की बजिया, उसे धोखा देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बाबा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। What love? What war? मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? ओहो, वही तो कायम करने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। भूल है तुम्हारी, भूल है ये। मैं टूट जाऊंगी, हार नहीं मानूंगी। खैर, इस मौजू पे फिर हम कभी बात करेंगे। फिलहाल मेरा टारगेट ज़ीशान और उसकी फैमिली है, और जब वो तुम्हारी शक्ल देखने के रवादार नहीं होंगे तो उस वक्त बात कुछ और होगी। And I'm sure about one thing, कि वो दिन दूर नहीं कि तुम खुद अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओगे। तुम्हारा दिमाग चल गया है, पागल हो गए हो तुम। मैंने बहुत गलती की तुमसे बात करके, तुम्हें यहाँ बुला के। जो हो सकता है ना तुम कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये सारी दुनिया भी खत्म हो जाए ना और सिर्फ तुम बाकी रह जाओ, तब भी मैं तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करूंगी। At the time come,
तुम जा सकते हो और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। गेट आउट। See you soon. से वाकिफ नहीं है बेटा, यहाँ जो लोग हैं ना, उनकी कोशिश ये है कि उनके इलाके में किसी किस्म की कोई तरक्की ना हो। ये अपने मज़ारों को बस सिर्फ खाने को इतना देना चाहते हैं ना जिनसे उनकी सांस चलती रहे, और कोलू के बेल की तरह से वो इनके ताबे फरमान रहे और आंखों पे खोबे चढ़ाए ना काम में जुटे रहे। दरअसल इनको अपनी रियाया की तालीम में और खुशहाली में ना अपनी तबाही नजर आ रही है। ये तो बड़ी जहालत की बात है। मुल्क की तरक्की के लिए ये जरूरी है कि उसके गरीब अवाम की भी तरक्की हो। वेस्ट ने इसी फलसफे को अपनाकर अपने माशरे को मजबूत और खूबसूरत बनाया। ये लोग सिर्फ हुकूमत करना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन तो इनके सिस्टम में ही नहीं है। बेशक, दरअसल बात ये बेटा कि ये जो चीज बख्शिश में देते हैं ना, उसी को बतौर हक देने पर तैयार नहीं होते। हाँ, अगर इनसे कोई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर भीख मांगे तो फर्स्ट करो जैसे किसी आदमी की बेटी की शादी होने वाली है तो उस पर एहसान जताने के लिए उसकी मदद कर देंगे, मगर अगर वही शख्स अपनी मेहनत का अजर मांगेगा या इनसे हिसाब किताब करने की कोशिश करेगा तो ये उसे उल्टा लटकाकर ठुड्डे मारकर अपने दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। मगर बाबा, कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। जरूर है बेटा, मगर एक्सेप्शन से रूल्स नहीं बना करते। ये दानियाल ठीक कह रहा है। मिनहसुल तबका ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, चोजन वन समझते हैं, और हुकूमत को अपना बर्थ राइट समझते हैं, और खल्के खुदा को उनका जायज हक देने पर आमादा नहीं होते। मगर क्यों, ऐसा क्यों करते हैं लोग? खुदा ने इंसानों के इक्वल राइट्स रखे हैं, बड़े छोटे का फर्क ही खत्म हो गया था। ऐसा मुस्लिम ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, फिर ये लोग क्यों नहीं समझते? समझेंगे, उन्हें समझना पड़ेगा। मेरे फैजान और उस जैसे दूसरों का खून और लाखों करोड़ों बेनवा इंसानों की आहें रायगा नहीं जाएंगी। इस मुल्क की, इन अवाम की किस्मत जरूर बदलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आंटी बस 1 मिनट ही हुआ है। वो वजिया कहाँ है? वो तैमूर के साथ कोई नुमाइश देखने गई है। कह रही थी 6 बजे तक आ जाऊंगी। आती होगी, तुम बैठो। आंटी वो जीशान का मोबाइल मुसलसल बंद आ रहा है, आपके पास उसका कोई और कॉन्टेक्ट नंबर है? हाँ बेटा, मेरे पास उसका होटल का नंबर है। वो इमरजेंसी में गए थे ना तो अपना मोबाइल भूल गए। तुम दानियाल के टेलीफोन पर ना बात कर लो, मेरे पास दोनों नंबर है, मैं तुम्हें दूंगी। नहीं, आप प्लीज बैठिए, मैं जाते वक्त नंबर दे जाऊंगी। दरअसल आंटी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, लेकिन डरती हूँ कहीं आप बुरा ना मान जाएं, कहीं आप मुझे गलत ना समझें। नहीं बेटा, ऐसी कौन सी बात है, खुलकर बात करो। जीशान के मरहूम वालिद एक अरबी मुसल दिया करते थे। दिल में रखी हुई बात उस गीले कपड़े की तरह होती है जो पड़े पड़े भारी हो जाता है। खैर, तो बात बताओ। आंटी आपको पता है ये तैमूर कौन है? नहीं, बस इतना पता है कि वजह के साथ अमेरिका में यूनिवर्सिटी में करता था। चंद दिनों में उसके वालिदैन आ रहे हैं वजह के लिए, फिर तफसीलात चलेगी। वैसे लड़का अच्छा है। आंटी पहली बात तो ये कि वो वजिया के साथ नहीं मेरे साथ पढ़ता है। दूसरी बात ये कि उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, इसलिए वो आपसे मिलने आ ही नहीं सकते। और तीसरी और असल बात ये है कि वो आपको और वजिया को धोखा दे रहा है। ये क्या कह रही हो बेटा? उसे क्या जरूरत है ऐसा करने की? वो ये सब कुछ मुझे जज करने के लिए कर रहा है, मुझसे इंतकाम लेने के लिए, मुझे आपकी नजरों में गिराने के लिए वजिया के साथ ये सारा ड्रामा कर रहा है। आप लोगों से करीब होने के लिए ये सारा चक्कर चला रहा है वो। बेटी क्यों? तुमसे उसका क्या इख्तिलाफ है? आंटी जब से उसको मेरे और जीशान के बारे में पता चला है वो हसद से पागल हो गया है।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सवेला। तुम्हें एक शरीफ आदमी पे बहतान लगाने से पहले कुछ सोच तो लेना चाहिए था। और वो तो हमेशा तुम्हारी और जिशान भाई की जोड़ी की तारीफ ही करता है। और तुमने मुझे बहुत नाउम्मीद किया। नहीं वजह, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये बात नहीं है। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत। प्लीज जस्ट शट अप नाउ। भैया तुम अपने कमरे में जाओ। सुहेला तुम बैठो और मुझे शुरू से तफसील बताओ। कहाँ चली गई? कागजात तो हमारे पास है। चली गई हमेशा की लिए। जरूर ये उस टैक्सी ड्राइवर बिल्ले कश्मीरी का काम है। हाँ जी बड़ी तरिया लगा रहा था उसे ढूंढो, तलाश करो। बड़ी मुश्किल से तो दिल आया था उस पर। मुश्किल नहीं है। इस इलाके में हमारी तरफ का कोई आदमी हमारी नजरों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, हम ढूंढ निकालेंगे उसे। हाँ जी, और उस बिल्ले कश्मीरी का तो कोई पक्का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है। हाँ जी हाँ। देखिए, आप इन्हें इस तरह यहाँ से नहीं ले आ सकते। ये यहाँ मेरी मेहमान है, मेरे दोस्त की अमानत है। देखो, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है किसी चोरी के माल को अपने पास रखना जुर्म है, चाहे वो माल किसी तरीके से भी तुम्हारे पास पहुंचा। और किसी पराई औरत को जो कि पुलिस छुट्टों को मतलूब हो, उसको रखना तो समझ लो तुम अच्छी तरह। मान जाओ, इसे जाने दो, खामखा हमारे रास्ते में मत आओ, वरना खलास हो जाओगे। हाँ, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, लेकिन जब तक बिल्ला भाई नहीं आते, आप इन्हें यहाँ से नहीं ले आ सकते। बिल्ला तो अब शायद कई साल तक नहीं आ सकते। छुड़ते उसे ऐसी जगह ले गए हैं कि आने में काफी देर लग जाएगी। उस पर इतने केस हैं कि। क्यों? क्या हुआ है बिल्ले को? क्या किया तुमने उसके साथ? वही जो मुझे करना चाहिए था उसके साथ। तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हें इतनी आसानी से उसके साथ जाने देते? बहुत हमारा माल लगा है तुम पर, खतीर फलूस। हाँ, और वैसे भी कानूनी तौर पर भी तुम हमारे साथ रहने की पाबंद हो। कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत नहीं किए थे, याद है? अजी मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे। देखिए सरफराज साहब, ये हमारी मेहमान है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप यहाँ से इन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते। इनके कागजात का इंतजाम भी हो गया, अब आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, मैं इस गुनाह की जिंदगी से निकल आई। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। अगर ये पुलिस को मतलूब है तो पुलिस इन्हें यहाँ से ले जा सकती है, आप नहीं। कहता हूँ तुम्हारे रास्ते में आए तो तुम दोनों खलास। चल लड़की, चल चल। ये इतनी ज्यादा मेडिसिन, पता नहीं कैसे है यहाँ के डॉक्टर्स। और आपको पता है ना कि ओवर मेडिकेशन कितनी डेंजरस चीज है। बेटा, इसमें डॉक्टरों का कसूर नहीं है, वो तो बीमारियों के मुताबिक ही दवाई देते हैं। ये पहले तो आप इतनी ज्यादा मेडिसिन नहीं लेते थे। ये 2 नई दवाइयां तो तुम्हारे नाम की हैं। क्या मतलब? जवान बेटी घर वालों की ख्वाहिश और वादे को ठुकराकर मनमानी करने लगे तो ये सब कुछ तो होगा ही। डैडी, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। शायद इरसाम भाई ठीक ही कहते थे, लड़कियों को पढ़ाना लड़कों के पढ़ाने से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी मां की नस्ल की कोई औरत अपने बाप से इख्तिलाफ करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, और तुमने कितनी आसानी से मुझे झूठा कह दिया है। प्लीज डैडी। ठीक है कि मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त
दूसरे शहरों में गुजारा है, और ये भी सही है कि दुनिया भर के सो कॉल्ड तहजीबी अदब अदाब मुझे आते हैं, लेकिन सच पूछो तो मैं अंदर से अब भी पेंडू हूं। लेकिन मुझे इस पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र है। खानदानी रवायत की पासदारी को मैं मजहब का दर्जा देता हूं। सो मेरे लिए नामुमकिन है कि मेरे होते हुए तुम हमारे दुश्मनजादे से शादी कर सको। यूं भी मैं अरसाम भाई को जुबान दे चुका हूं, तुम्हारी शादी होगी तो वहीं होगी। इसका मतलब है कि नहीं होगी। इन दैट केस डैडी, मेरा मशवरा यह है कि मेरे शादी के चैप्टर को आप क्लोज ही कर दें। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आपके फैसले की तामील मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये सदमा मुझे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देगा। डैडी, डैडी प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों खोली मेरे दिमाग की खिड़की? डैडी, जिस तरह टूथपेस्ट वापस ट्यूब में नहीं डाला जा सकता, उसी तरह मैं उस हवेली में नहीं रह सकती। नामुमकिन है ये मेरे लिए। मुमकिन नहीं है बेटा, क्या चीज वहां नहीं है? हर चीज तो वहां पर है। रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशन, टेलीफोन, गाड़ियां, सब कुछ तो है वहां पर। ओके, तुम्हें वहां पुरानी तर्ज की इमारत पसंद नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, तुम अपनी मर्जी का घर बनवा लो। टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, गार्डन, जो चाहे बनवा लो। डैडी, आप चीजों की बात कर रहे हैं, अशिया की बात कर रहे हैं, मैं कुछ और कह रही हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चीजों की नहीं बल्कि फीलिंग्स की, शऊर की, तहजीब की मोहताज होती है, और इन चीजों का वहां गुजर तक नहीं है। सुप्रीम बंदगी और नहीं किया मैंने। हाँ हाँ, ओहो, वो शेख अहमद से कई दफा मैंने मिलने की कोशिश की, मगर तुम्हें पता है ना, यहाँ के लोग अजीब तरह के होते हैं। वो घर के झगड़े बाहर नहीं लाते हैं, वो अंदर ही निपटा लेते हैं। हाँ, बात को लंबा नहीं करते हैं। और जायदाद के मामला ना, हाँ जी, वो तो जी बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं हमारे यहाँ से। वो खुद ही उसका फैसला कर लेते हैं एक दफा, और जो फैसला हो जाए उससे फिर बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बस खलास, जो फैसला हुआ उसका एहतराम करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा या कोई उसमें, हाँ, कोई गड़बड़ बाद में नहीं होती। अच्छा, वो कौन, वो टैक्सी वाला? हाँ हाँ, बिल्ला कश्मीरी उसका नाम है। हाँ, अरे यार, उसकी फिक्र मत करो, मैंने वो इंस्पेक्टर नवाज को उसके पीछे लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वो मिस इकराम आ गई हैं। मैं तुमसे ऐसा करूंगा, रात में बात करूंगा। कैसी हैं? कैसे आना हुआ? बस जी छोड़िए, वो मेरा ख्याल है गलती मेरी है। मुझे टेलीफोन पर आपसे टाइम लेके आना चाहिए था जी। हाँ जी, फरमाइए। वही गुलजार शामी साहब के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। क्या सोचा है जी आपने? हाँ जी। लेकिन डैडी तो बता रहे थे उनकी आपसे बात हो गई है। हाँ जी, जी हाँ जी जी, लेकिन जी कारोबार में जी इतनी ज़्यादा उसूल पसंदी चलती नहीं है जी। हाँ जी, अभी आप को कारोबार का इतना, माफ़ कीजिएगा, तजुर्बा नहीं है कि कारोबार कैसे होता है, क्या होता है जी। जी देखिए सरफराज साहब, कारोबार के बारे में मेरा तजुर्बा है या नहीं, लेकिन मेरी एक अपनी सोच और अपना विजन ज़रूर है, और मेरे होते हुए हमारे दफ्तर में कोई गलत या इलीगल काम नहीं होगा। तो माफ़ कीजिएगा मिस इकराम, मेरा ख्याल है आप कोई नया ही दफ्तर खोल लें, इसलिए कि यहाँ तो आपको फाइल्स में ऐसे शवाहिद मिलेंगे कि। वैसे मिस इकराम, आपका क्या ख्याल है? ये अमेरिका और यूरोप वाले ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। ये सारी अंडर इनवॉइसिंग, ये किकबैक्स कौन देता है, कैसे होती होगी, लेकिन मुझे तो अपने ज़मीर को जवाब देना है, और मैं ऐसे लोगों की हरगिज़ मदद नहीं करना चाहती जो पाकिस्तान में लूट मार करके दौलत जमा करते हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में उसे स्मगल आउट करके मुल्क के लिए मसाइल पैदा करते हैं।
चाहे वो सियासतदान हो या सरमायादार, दे आर इक्वली हेटेबल. बाय द वे, इस सारे किस्से में आपका क्या रोल है? जी हाँ जी, बस ऐसे ही दोस्तों की मैं मदद जी बस. तो गोया आप मिडलमैन हैं. उर्दू में मिडलमैन को क्या कहते हैं? पंजाबी में तो इसके लिए बहुत ही बुरा लफ्ज है. मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं. आपको नहीं मालूम वो बहुत जिद्दी है. मैंने तो आपसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए शहबाज को यहां भेज दीजिए ताकि दोनों के बातचीत करने से आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके. पिछली मर्तबा तो वो सिर्फ दोस्तों के साथ ही घूमता फिरता रहा. 2 घंटे के लिए यहां आया था, वो भी ना आने के बराबर. जी जी नहीं जी, आपको नहीं पता. जी जी अच्छा, हाँ ठीक है जी, ठीक है. अगर आप हिम्मत न करती वो तो मुझे भी ले दे गए थे. इंस्पेक्टर नवाज की मुझे समझ नहीं आ रही. निशान का दोस्त है और मुझे भी जानता है. उसका कसूर नहीं है. उसे जो रिपोर्ट मिली और जिस चालाकी से ये सारा चक्कर चलाया गया है, उसकी जगह कोई भी होता यही करता. बाय द वे, व्हाट्स हर नेम दैट गर्ल शगुफ्ता है कहाँ? ये बता रहा था कि सरफराज के आदमी उसे जबरदस्ती उठा के ले गए. फयाज घर में मौजूद नहीं था. मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं जी. अंडा मारना उनके लिए बहुत मामूली बात है. उनमें से ज्यादातर मफरूर रिश्तेदार हैं. डोंट वरी, यहाँ का कानून बहुत सख्त है. वो यहाँ हुंडागर्दी नहीं कर सकते. तुम देखना पुलिस उन्हें कैसे पकड़ती है और शगुफ्ता को कैसे बरामद करती है. मैंने इन डिटेल बात की है इंस्पेक्टर से. मुझे उनके कुछ खुफिया ठिकानों का मालूम है. यकीनन उन्होंने शगुफ्ता को उनमें से ही किसी जगह पर रखा होगा. अल्लाह नबी वारिस. अगर आप कहें तो मैं पुलिस के साथ चलकर निशानदेही कर सकता हूँ. ये ठीक है, मैं भी इंस्पेक्टर से बात करती हूँ. हेलो.